हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों अब स्टार्ट करने वाले हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का भंडारा, यानी कि आपको कंप्लीट जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अब आपको कहीं से भी अलग से प्रीवियस पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी बुक से, ना किसी ऑनलाइन साइट से, ना किसी वीडियो से। आपको यहीं पर कंप्लीटली ऑल यानी के सारे प्रीवियस पेपर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल सटीक। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं बल्कि समझ करके करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सही आंसर मिलेगा, कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स टैगवर्ड सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो आपके सामने ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज आपकी पहली वीडियो है, वो भी सीडीपी की। तो यहाँ आज सीडीपी की कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 से 2023 तक के ऑल सेट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी हैं। सारे सारे सेट्स आपको जितने भी अभी तक सीटेट के एग्जाम हुए हैं सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे YouTube पे क्या कहीं भी नहीं मिल सकती। आपको इससे बेस्ट वीडियो यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एक साथ मिल जाएगा। और ये आज हम सीडीपी कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपके सारे सब्जेक्ट करेंगे। ईवीएस हो, एसएसटी हो, चाहे मैथ पेडागोजी, मैथ न्यूमेरिकल, सारे के सारे आपके ऑल सब्जेक्ट आपको यहीं पे मिल जाएंगे। पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, दोनों के आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत की वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने ये सीरीज तैयार कर ली तो कोई आपका सीटेट नहीं रोक सकता, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ये सीरीज अगर आपने प्रीवियस पेपर की तैयार कर ली तो 100% नहीं 200% आपका सीटेट पास हो जाएगा, क्योंकि घूम फिर के प्रश्न तो इन्हीं में से आने हैं। तो समझ जाओगे आप कैसे सॉल्व करते हैं और सारे सिद्धांत, सारे कॉन्सेप्ट आपको बीच में ही समझाते हुए मैं यहाँ पर चलने वाला हूँ। तो अगर आप लाइव आ चुके हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, वॉइस वगैरह आप तक पहुंच रही है, वीडियो ठीक चल रहा है, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी। देखिए, उससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप, क्योंकि ये अभी पहली वीडियो है, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे नए बच्चे जुड़ेंगे इसमें। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो ये वीडियो जरूर देख लेना। बस यूट्यूब पे आपको ये लिख के सर्च करना है सीटेट की तैयारी कैसे करें, तो आपके सामने ये वीडियो आएगी, सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कैसे करें, पेपर 1 पेपर 2। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, ये कंपलसरी है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी होती है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से कंटेंट बनता है, कहां से पेपर बनता है, टोटली जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी और सही दिशा में आप सटीक जानकारी कर पाएंगे। तो ये वीडियो मिस मत करना। जो पुराने बच्चे हैं वो भी जरूर इस वीडियो को देख लेना। उसके अलावा एक चीज ये बची है, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए बताना जरूरी है, बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं। तो ये मोबाइल ऐप है हमारा, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, एस ए टीचर अकेडमी नाम से। इसको इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से और यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके यहाँ पर। और जो हम प्रीवियस पेपर करेंगे, जो अभी ये क्लास में जो प्रीवियस पेपर करेंगे, ये सारे के सारे पेपर आपको इस ऐप के ऊपर ही मिल जाएंगे। कहीं और से भी डाउनलोड करने की आपको दिक्कत नहीं आएगी, सीधे जाओ वहां से डाउनलोड कर लो और प्रीवियस पेपर जितने भी है सारे के सारे फ्री डाउनलोड आप वहां से कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसी पे। नोट्स आपके पेड रहेंगे लेकिन नोट्स आपके पढ़ने जरूर है, सभी के लिए कंपलसरी है इस साल, क्योंकि 20 अगस्त में पूरा पेपर, 20 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ है, पूरा पेपर डिक्टो नोट्स में से छपा हुआ मिला है। 120 नंबर्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो आपका पेपर 2024 का भी बिल्कुल नोट्स में से छपा हुआ मिलेगा, इसलिए नोट्स जरूर पढ़ लेना। इसमें लापरवाही मत कर देना बिल्कुल भी, चाहे एक दो वीडियो मिस कर देना लेकिन नोट्स मिस मत करना, ये मैं आपके लिए कंपलसरी बता रहा हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं हम क्लास अपनी, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और मैं भी शेयर कर देता हूं इसको एक बार, आपके ग्रुप में ही, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूं इसको। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता तो हम ग्रुप में डाल देते हैं ना। तो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। और इसके अलावा भी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप वहां से ज्वाइन आप कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर यूट्यूब से नहीं भी जाता तो हम वहां पर आपको भेज देते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास हम अपनी। हम्म। हाँ, एक बार मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी कर दो जहां पे भी आप करते हो। तो लिंक शेयर कर दो व्हाट्सएप पे वगैरह पे, जहां पे भी आप करते हो। चलिए हो गया। हम्म। देखिए, तो प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। दूसरा ऑप्शन है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है।
तीसरा है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, और चौथा ऑप्शन है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे चीजों को। अगर कोई भी डाउट होता है, कहीं पे ऐसा लगता है कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, कोई चीज, किसी चीज का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हैंड टू हैंड में यहीं पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। सर ग्रुप में ऐड कैसे होंगे? ग्रुप में ऐड होने का तरीका यही है, लिंक पे क्लिक करो, व्हाट्सएप पे खुल जाएगा डायरेक्टली, वहां से ऐड हो जाओगे। देखो, तो विकास, व्यक्ति के विकास में या बालक के विकास के बारे में सही कथन कौन सा होगा? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो बहुआयामी है और बहुदिशीय है, एक दिशा में सीधा नहीं चलता, वर्तुलाकार चलता है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होगा? नहीं, क्योंकि केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से नहीं हो सकता, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से मिलकर के ही विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, सही बात है, क्योंकि सांस्कृतिक विविधताएं होंगी, जहां जिस कल्चर में बच्चा पले बढ़ेगा उसी के प्रभाव उसके अंदर देखने को मिलेंगे। और विकास केवल वातावरणीय कारकों से होगा? तो नहीं, केवल वातावरण से भी नहीं हो सकता, केवल आनुवंशिकता से भी नहीं हो सकता, दोनों से मिलकर के होता है। फिलहाल यहाँ पे चारों ऑप्शन को अगर देखें तो सांस्कृतिक विविधताएं बच्चे के विकास में देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग संस्कृतियों में बड़े हो रहे हैं, तो सबका प्रभाव पड़ेगा अलग अलग। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? फर्स्ट है, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। दूसरा है, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तीसरा है, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। और चौथा ऑप्शन है, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करें। तो चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। हम्म, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी शिवानी जी, राधे राधे। बहुदिशीय होता है विकास, धाकड़ दंगल, बिल्कुल। कमेंट में अपना आंसर लिखते रहें सब लोग, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी लोग जितने भी जुड़ रहे हैं वीडियो लाइक करते रहें। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ाने, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं प्रश्न को। सबसे पहला तरीका तो यह है कि जिसमें बच्चे को ज्यादा सोचने विचारने का मौका मिल रहा हो, वो ऑप्शन आपका राइट होता है। तो अगर इनमें देखेंगे तो पता करें कि तटीय इलाके में रहने वाले व्यक्ति, बाकी नीचे से मैं, ऑप्शन तो आपका पहला राइट है यहाँ पर, लेकिन कैसे है वो समझा रहा हूँ। देखो, भारत के 10 राज्यों के नाम लिखो, इसका जो है, इसमें बच्चे को अलग से नया कुछ सोचने की जरूरत या नया कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये ऑलरेडी फिक्स है। भारत के 10 राज्य जो हैं वो बच्चा किताब से याद करके आपको बता देगा, उसमें नया कुछ नहीं हो रहा है, नई संकल्पना नहीं बन रही। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, ये भी फिक्स होते हैं, इसमें कुछ नई सोच, थोड़ा क्रिएटिविटी थोड़ा हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही है। दी गई कविता का सुस्मरण, यानी कि जो किताब में जो कविता है उसको याद करो और सुना दो, तो उसमें भी कोई नई चीज नहीं हुई, नई संकल्पना नहीं बनी। लेकिन अगर ये बात करेंगे कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, तो पहली चीज तो बच्चे को सोचना पड़ेगा कि खाते क्या है, रिसर्च भी करनी पड़ेगी, तो ज्ञान का निर्माण होगा। फिर उसके आगे एक और है कि क्यों, ऐसा क्यों है, तो फिर आपको वहां पे और चीजें कल्पना करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है, आखिर वहां के लोग ऐसा क्यों खाते होंगे। तो यहाँ पे सोचने विचारने की ज्यादा मौके बच्चे को मिल रहे हैं। एक तरीका तो ये होता है प्रश्न को सॉल्व करने का। और अगर ये भी आप ना समझ पाओ, क्योंकि ये एक लॉजिकल, ये एक थोड़ा सा काल्पनिक चिंतन आपको भी करना पड़ेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। इसका दूसरा तरीका ये है कि इनमें से ये देखो कि एक से अधिक उत्तर किस प्रश्न के हैं। ये देखो, एक से अधिक उत्तर किस प्रश्न के हो सकते हैं, और एक से अधिक उत्तर जिस प्रश्न के हो जाएंगे वही सही आंसर हो जाएगा। देखो, भारत के 10 राज्य, इसका एक ही उत्तर होगा ना, राज्य बदल थोड़ा दोगे आप, तो इसका तो एक ही उत्तर होगा, तो ये नहीं हो सकता। 2 से 10 तक के पहाड़े सुनाओ, इसका भी एक ही उत्तर होगा, यानी कि वो जो 10 तक के पहाड़े सुनाएगा, वो 10 तक के पहाड़े फिक्स हैं, उसमें कोई दूसरे तरीके से थोड़ा सुना देगा। दी गई कविता का सुस्मरण, तो जो कविता है उसको याद करके वही सुनाएगा, बदल तो उसमें कुछ सकता नहीं है, एक से ज्यादा उत्तर होंगे ही नहीं। लेकिन अगर इसकी बात करोगे ना, तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, तो इसके मल्टीपल ऑप्शंस उसके पास रहेंगे, अलग अलग चॉइसेस रहेंगी। और क्यों खाते हैं वो ऐसा, तो उसके पास भी उसके उत्तर कई तरह के रहेंगे। वहां पे जाड़ा ज्यादा होता है, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, वहां के लोगों के हैबिट में ये चीजें हैं, वहां पे उगती ही वही फसलें हैं, तो वो वही खाएंगे। हमारे यहाँ पे जो उगती है वो दूसरी जगह नहीं उगती, तो उसके पास आंसर देने के लिए कई तरीके के ऑप्शंस रहेंगे। तो इस तरह से भी इसको आप पहचान सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ज्यादा हो गया एक्सप्लेनेशन, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है?
फर्स्ट है आपका विकास की निरंतरता, दूसरा है विकास की अनिरंतरता, तीसरा है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक और चौथा है विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही है चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई भी डाउट लगेगा या कोई भी आप पूछना चाहेंगे तो कमेंट में पूछ लेना। देखो, चरणीय सिद्धांत आपके विकास की निरंतरता पे आधारित होगा, क्योंकि चरण का मतलब यही है कि बच्चे का जो विकास है वो स्टेप बाय स्टेप होता है ना? जैसे कि स्टेप्स की अगर हम बात करें, तो अगर शारीरिक विकास की बात करें, तो पहले बच्चा गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बच्चा बैठना सीखेगा यानी कि कमर संभालना सीखेगा, फिर बच्चा घुटने के बल चलना सीखेगा, फिर सहारे से खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो ये क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप है, और ये किसका उदाहरण है कि विकास निरंतर चलता रहता है। अगर विकास निरंतर चलेगा नहीं, तो एक चरण से दूसरे चरण में बच्चा जाएगा कैसे, है ना? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? फर्स्ट है आपका पारिवारिक सामाजिकरण, दूसरा है आपका समकक्षी संबंधों से, तीसरा है सांस्कृतिक मूल्य और चौथा है बच्चों का आत्मसम्मान। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में लिखेंगे आंसर अपना। चलिए आंसर लिखते रहे कमेंट में, ठीक है? मैथ और साइंस की क्लास कब से स्टार्ट होगी, सेकंड पेपर? मैथ और साइंस की अभी 2-4 दिन बाद ही होगी स्टार्ट, क्योंकि उसका कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा, थोड़ा उसका मटेरियल ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे आंसर को, तो विद्यालय में बच्चों का अधिगम का जुड़ाव किससे प्रभावित होगा? तो ये सभी कारक जो है आपके पारिवारिक सामाजिकरण, यानी कि किस माहौल से बच्चा बिलोंग करता है, उससे आपका अधिगम आपका प्रभावित होगा या जुड़ा रहेगा। मतलब अधिगम इससे जुड़ा हुआ है एक तरह से। समकक्षी संबंध यानी कि अपने ही क्लास के बच्चों के साथ में बच्चे के कैसे संबंध है, बच्चा उनके साथ में कैसे बर्ताव करता है, उनसे बातें करता है, चीजें शेयर करता है या नहीं करता है, इससे भी फर्क पड़ेगा। सांस्कृतिक मूल्य, वो किस कल्चर का रहने वाला बच्चा है, उसके कल्चर में क्या क्या चीजें होती हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। और बच्चे का आत्मसम्मान, यानी कि बच्चे की सेल्फ रेस्पेक्ट, कक्षा में किस प्रकार से आप बच्चे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ेगा। अगर बच्चे को डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे क्लास में, तो उसका मन नहीं लगेगा और उसके इमोशंस भी गड़बड़ हो जाएंगे और वो डरने लगेगा, तो वो अधिगम प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए ये चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तीसरा ऑप्शन चुन लेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो फर्स्ट है प्रतिलोमिक चिंतन, दूसरा है प्रतीकात्मक खेल, तीसरा है अनुक्रमिक वर्गीकरण और चौथा है संरक्षण। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में लिखेंगे अपना आंसर। चलिए, हाँ, वीडियो को लाइक भी करते रहें भाई, जो लोग भी जुड़ रहे हैं। वीडियो लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो फ्री है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जैसा आपको मोटिवेशन मिलता है चीजों से, तो हमें आपको पढ़ाने के लिए यही है मोटिवेशन हमारा, कि आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। देखो, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी स्टेज होती है। पूर्व संक्रियात्मक 4 अवस्थाएं हैं, उनमें से दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसमें आपका प्रतीकात्मक खेल वाला जो ऑप्शन है, प्रतीकात्मक खेल का गुण आपका दूसरे चरण में आ जाता है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो संवेदीगामक या पूर्व संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे सब लोग। हम्म, चलिए आंसर देंगे सब लोग। हाँ, बी ऑप्शन आया है आपका, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर राइट है। मोस्टली सबका ही आंसर बी आया था, सही है, बढ़िया। देखो, तो यहाँ पे भी देखें अगर हम, तो इसमें सिंपल सा पूरे प्रश्न को पढ़ने की भी नहीं जरूरत है अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, प्रतीकात्मक खेल कर पाती है एक बच्ची, तो प्रतीकात्मक खेल कौन सी अवस्था में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है, सीधा सीधा ऑप्शन लगा सकते हो। बाकी ऑप्शन भी अगर आप इसको देखना चाहो तो समझ सकते हो। बाकी कि उसने कहा कि दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, यानी कि अभी काल्पनिक चिंतन उसके अंदर
नहीं आया है। तो काल्पनिक चिंतन नहीं आया है, अपनी पकड़ के बाहर की घटनाओं की वजह से परेशान हो जाती है। अपनी पकड़ की, यानी कि जो उसके ज्ञान के अंदर आती है मूर्त चीजें, उनको अभी जो है वो मतलब उसके जो खुद के दृष्टिकोण से जो सही है, आत्म केंद्रिता वाली जिसे कहते हैं हम, उसमें तो वो समझ जाती है, लेकिन उससे बाहर की जैसी चीजें आएंगी उसमें परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो गुण उसका आया ही नहीं है। तो बच्ची जो है अभी वो सेकंड स्टेज में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 के लिए भी है ये, बिल्कुल है पेपर 2 के लिए, दोनों पेपर के लिए है। देखिए यहाँ पे बात करें तो निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कॉलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? फर्स्ट है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दूसरा है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तीसरा है आपका नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। चलिए बताएंगे कमेंट में अपना आंसर फटाफट से। ये सारे प्रश्न आपके अभी 2023 के चल रहे हैं, अभी लेटेस्ट वाले प्रश्न हैं ये सारे के सारे। तो इसी तरह के नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और थोड़ा बहुत अगर शब्दावली बदलता है, कॉन्सेप्ट तो बदलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट तो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। चलिए कमेंट करते रहे सब लोग। देखो यहाँ पे देखें तो नैतिक विकास का जो मॉडल है आपका किसका, कॉलवर का। तो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, यही आंसर आपका राइट है। क्योंकि उसके जो चरण दिए गए हैं, जो उसके चरण चरण है, वो सार्वभौमिक है, यानी कि सभी के लिए है। वो ऐसा नहीं है कि उसने स्पेसिफिक किसी एक बच्चे के लिए बनाए हैं। उसने उस उम्र के, जैसे कि उसने 3 चरण दिए हैं ना, तो उस उम्र के जितने भी, जैसे कि पहला चरण है आपका 3 से 7 वर्ष तक का होता है, जो पूर्व परंपरागत है। तो 3 से 7 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे, वो सभी पे लागू होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष संस्कृति या कंट्री में ही लागू होगा, वो सब जगह होगा। तो इसलिए ये सार्वभौमिक है, जो चीजें सब पे लागू होती है उसको सार्वभौमिक कहते हैं। नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तो नैतिक विकास के चिंतन में हम कह सकते हैं, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता हो सकती है, लेकिन चरणों के हिसाब से पूछा है हमसे प्रश्न उसने मॉडल के, तो हम इस पे जाएंगे नहीं। पहले ही ऑप्शन हमें राइट मिल चुका है, तो हम इसमें जाएंगे नहीं। और निरंतरता को हम इसलिए भी नहीं मान सकते क्योंकि ये चरणों में जा रहा है। ठीक है, और नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। तो क्रमिक प्रक्रिया अगर नहीं होती तो वो चरण ही नहीं बनाता, तो क्रमिक तो है, एक के बाद एक आता है ना। नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों पर, व्यवहारिक मूल्यों पर, जो व्यक्ति का खुद का व्यवहार होता है उस पर निर्भर है। तो ये भी नहीं होगा, पहले ऑप्शन आपको राइट मिल चुका है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? फर्स्ट है अध्यापन और मूल्यांकन, दूसरा है केवल अध्यापन, तीसरा है केवल मूल्यांकन, चौथा है प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। चलिए कमेंट में अपना आंसर लिख के बताएंगे सब लोग आंसर। सर मुझे सीटेट पास होना है। सीटेट तो सभी को पास होना है, तो टेंशन मत लो, सही जगह आप आ चुके हो। अगर आप रेगुलर बने रहते हो तो सीटेट आपका बहुत आराम से निकल जाएगा, पास हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए देखो अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए कर सकते हैं। यानी कि अध्यापन मतलब टीचिंग के लिए। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो बच्चे को आता है, जो वर्तमान स्तर है, उससे एक स्टेप आगे की चीज उसको सिखाते हैं, उसी को समीपस्थ विकास कहते हैं। तो और मूल्यांकन में भी इसी तरह से कर सकते हैं हम। मूल्यांकन करते टाइम जब जो चीज हमने बच्चों को सिखा दी है, उससे हल्का सा मुश्किल प्रश्न पूछेंगे। वही सेम प्रश्न नहीं पूछेंगे कि बिल्कुल वही पूछ रहे हैं जो पढ़ा है, वो तो उसको याद है, वो अभी पढ़ा है उसने। उससे रिलेटेड हल्का सा एक स्टेप आगे की चीज पूछेंगे ताकि वो कल्पना कर सके। तो दोनों में इस्तेमाल हो सकता है ये, केवल में नहीं, केवल अध्यापन या केवल मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, और भी चीजों में भी हो सकता है। बौद्धिकता की पहचान इससे नहीं करते हम, बौद्धिकता की पहचान इससे नहीं होती कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, समीपस्थ विकास क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? फर्स्ट है अवलोकन अधिगम, दूसरा है पाठ, तीसरा है द्वंदात्मक अधिगम और चौथा है अनुकूलन। चलिए कमेंट में बताएंगे अपना आंसर कौन सा राइट होगा। मेरा सही था, सो हैप्पी पिट्टू।
चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, हैप्पी तो होने की बात है। जब प्रश्न का आंसर सही होता है ना, बड़ा मजा आता है, मतलब खुशी होती है और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना, है ना? हाँ, और अगर गलत होता है तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे मत समझ लेना, क्योंकि अभी आपका लर्निंग टाइम है, अभी तो आप सीख रहे हो चीजों को। एग्जाम में सही होने चाहिए प्रश्न, यहाँ गलत हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर एक दो प्रश्न गलत होता है बीच में, तो उसको तो हम सीखेंगे ना। अब यहाँ पे सिखाने के लिए हम खड़े हैं। देखो यहाँ पे अगर ये चीज पढ़ेंगे आप कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना चाहते हैं और आपने उसको आधा हल करके दे दिया, यानी कि एक प्रश्न है, आधा हल करके दे दिया कि इससे आगे कब आप करो, तो ये पाड़ कहलाता है। ये पाड़ या सहारा देना कहलाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में पाड़ या सहारा देना। और इसका एक शब्द और यूज होता है, ढांचा। इसको कभी कभी ढांचा भी लिख के देता है वो हिंदी मीडियम वाले में। इंग्लिश मीडियम वाले में स्कैफोल्डिंग ही लिखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखता। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? फर्स्ट है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। दूसरा है भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना। और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। यहाँ पर जो है आपसे ये निगेटिव बनना चाहिए, यहाँ पर आप बताएंगे इनमें से कि कौन सा नहीं है, क्योंकि इसमें से तीन ऑप्शन सही है, गलत एक ही है, तो ये इसमें नहीं छूट गया है कहीं ना कहीं। तो अब ये बताएंगे आप कि कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है। तो निगेटिव वाला बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से। ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छा लगता है आंसर देने में, कुमारी अंजलि। अभी लाइव कर रहे हैं क्लास। सर मैं लाइव क्लास से कैसे जुड़ूंगी? तो लाइव क्लास तो आप कर रहे हो, जुड़ना क्या है, जुड़े हुए हो आप इस टाइम। बाकी आपने अगर सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन होता है वो प्रेस रखोगे तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जब भी स्टार्ट होगी क्लास। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है, तो ये तो नहीं होगा। भयमुक्त वातावरण, यानी कि जिसमें बच्चा डरे ना और उसको ऐसा लगे कि यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तो ये भी पॉजिटिव चीज है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आप ध्यान रख रहे हैं, ये भी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि सभी बच्चों की अलग अलग क्षमताओं को देखेंगे तो आप उनका फायदा भी उनको इसी तरह से कर पाएंगे, अच्छी रणनीतियां बना करके। अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना गलत होता है, यही आंसर राइट होगा कि आप जबरदस्ती का अनुशासन थोप रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर राइट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर आप बहुत दिन बाद, साजिदा खातून। बहुत दिन बाद तो नहीं है, हम तो डेली आ रहे हैं, शायद आप ही काफी दिनों बाद आए हैं हमारे चैनल पे, है ना? सर आपने कितनी बार निकाला है सीटेट? 4 बार निकाला मैंने, 4 टाइम, 4 टाइम्स, उसके बाद मैंने अभी दिया नहीं। लास्ट मैंने 2021 में दिया था, उसके बाद नहीं दिया सीटेट। चलिए, तो यहाँ पे प्रश्न है आपका, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है। दूसरा है, यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है। तीसरा है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंत्य सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता। और चौथा ऑप्शन है, बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, कमेंट में लिखेंगे आंसर। हम्म, देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें आंसर की, तो इसने आपसे पूछा कि बच्चों को जो है बांटना नहीं चाहिए या अलग नहीं करना चाहिए, समूहों में बांटना नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा, ये पूछ रहा है। तो ये अगर यहाँ पे जो है आपका फोर्थ ऑप्शन में जो बोल रहा है, बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, यानी कि आप अगर उनको बुद्धिलब्धि के आधार पर बांट रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, मतलब जो आपकी आईक्यू लेवल है या इंटेलिजेंस है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। मतलब कैसे, उसकी ट्रेनिंग के द्वारा, अधिगम के द्वारा, नई नई चीजें सिखा करके उसमें सुधार किया जा सकता है। और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है जो आप कर रहे हैं।
आपने अगर उनको बांटा मतलब आप चिन्हित कर रहे हैं उनको और उनको जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं आप फालतू में। अध्यापक के लिए असुविधाजनक होगा अगर आप नहीं बांटेंगे तो, कोई असुविधाजनक नहीं है इसमें। टीचर के लिए, विद्यालय के लिए, या बच्चे एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते तो करनी भी नहीं चाहिए। प्रतिस्पर्धा करवा ही क्यों रहे हो, कंपटीशन करना ही नहीं है बच्चों को आपस में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। दूसरा है यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तीसरा है यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है। और चौथा है यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट यहाँ पर सही होगा, कमेंट में आंसर लिखेंगे। कितने बजे तक क्लास चलेगी देखते हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुई है, अभी चलेगी थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी इसमें थोड़े ज्यादा प्रश्न है तो लंबी क्लास करेंगे इसको। तो अब तो खा पी के बैठा करो क्लास में, ठीक है, ढंग से। अब एग्जाम जैसे जैसे धीरे आएगा तो आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, क्लासेस भी ज्यादा करनी पड़ेंगी आपको। देखो यहाँ पे बात करें तो ये जो कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर कि एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीति इस्तेमाल करो, ये इसलिए कहते हैं या इनके अनुसार ऐसा हम मानते हैं क्योंकि ये बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। बहुबौद्धिकता का मतलब ये हुआ कि जो आपके बच्चे हैं उन सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि की विशेषता है, और उनमें किसी में गणितीय बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, किसी में आर्ट्स की बुद्धि ज्यादा होगी, किसी में अंतर वैयक्तिक बुद्धि ज्यादा होगी, किसी में भाषिक बुद्धि ज्यादा होगी। तो सभी प्रकार की बुद्धियों का निष्पादित मतलब परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए तो मददगार होगी ये। एक तो ये तरीका हो गया इसका, ये आप समझ सकते हो इसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से। उसके अलावा अगर ट्रिक की बात करें हम इसकी, तो इसकी एक ट्रिक आराम से ये है कि जहां पे भी हार्वर्ड गार्डनर की बात हो, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो, तो इसमें एक ही टैग वर्ड होता है और वो होता है बहु। यानी कि जहां पर बुद्धि को एक से ज्यादा दर्शाया जा रहा हो वही ऑप्शन आपका 100% राइट हो जाएगा। इसके शब्द बदल सकते हैं, जैसे बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो इसकी जगह पे समुच्चय आ सकता है। यानी कि बुद्धि जो है वो एक प्रकार का समुच्चय है विशेषताओं का, या समूह आ सकता है। समूह का मतलब भी आपका एक से अधिक हो गया। तो इस तरह के शब्द जिस सेंटेंस में दिखेंगे कि एक से ज्यादा वाली बात हो रही है, वही आंसर राइट हो जाएगा। जैसे कि इसमें बहु शब्द केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं होगा, देख लेना। सामान्य बुद्धि नहीं होगा, कारक बुद्धि नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, किसी में आ ही नहीं सकता। केवल एक ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये होता है प्रश्न को निकालने का तरीका। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी स्पीड ठीक चल रही है या एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा कम कर दूं और थोड़ा फास्ट चलें? आप लोग बता दो कमेंट करके आपको कैसे सही लग रहा है, बताओ। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चे द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है वाचन का अधिविस्तारण, दूसरा है तार प्रेषित वाचन, तीसरा है नववाद, चौथा है बकवाद। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तारक क्या होता है? तारक का मतलब होता है इंटेलिजेंट, जो तीव्र बुद्धि जिसको कहेंगे वो। ठीक है सर, अच्छा, ओके। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑफ हार्वर्ड गार्डनर, यस, राइट। देखो यहाँ पे जो द्विशब्दीय बच्चे, जो द्विशब्दीय क्या कहेंगे, शब्द ही कह सकते हैं, या उच्चारण जो शब्द यूज करते हैं बच्चे, जिसमें जो है पूरा सेंटेंस नहीं बोलते बच्चे, केवल दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पानी दो, या इस प्रकार की आ, इसी प्रकार के जैसे दूध दो या रोटी दो। तो वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये होते तार प्रेषित वाचन कहते हैं इसको यहाँ। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतना ही सही है फिर तो स्पीड में जाएगा, हाँ। नहीं सर सही है, ठीक है, सही चल रही है। ठीक है, ज्यादातर लोगों के हिसाब से ठीक है, तो ऐसे ही चलने देते हैं। वैसे स्पीड कम नहीं है, ठीक ठाक हम चल रहे हैं। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? फर्स्ट है लैंगिक विभेदीकरण, दूसरा है लैंगिक रूढ़िवाद, तीसरा है दोनों लिंगों के बीच आनुवंशिक भेद, और चौथा ऑप्शन है आपका लैंगिक स्थिरता। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे।
हम्म, बी ऑप्शन आ रहा है ज्यादा लोगों का। ठीक है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। तो ये लैंगिक रूढ़िवाद ही है, ऐसा जरूरी थोड़ा होता है। मतलब ये कहना एक तरह से मूर्खता है, एक तरह से। तो ये अगर इस बात को कहते भी हैं आप, ये इसलिए बनाई गई है चीजें, ये इस प्रकार के जो कथन बनाए गए हैं क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो महिलाएं जल्दी एक्सप्रेस कर देती हैं, और लड़के जो है वो किसी के सामने दर्शाते नहीं है। ऐसा नहीं कि होते नहीं है लड़कों में इमोशन, वो दर्शाते नहीं है दूसरों के सामने, इसलिए ऐसी बात जो है ये हमारे समाज में प्रचलित हो गई है। लेकिन ये रूढ़िवादिता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? फर्स्ट है अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल। दूसरा है स्व मूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन। तीसरा है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। और चौथा है आपका विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आपकी कमेंट में। हम्म, जेंडर स्टेरियोटाइप, हाँ, मेरा सही हुआ शिवानी जी। गुड। ओके, देखते हैं आंसर। देखो तो यहाँ पूछा है आपसे प्रगतिशील कक्षा में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे या नहीं होता होगा। तो अध्यापक द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, स्व मूल्यांकन, समकक्षी मूल्यांकन, ये तो आपका पॉजिटिव हो गया। और अध्यापक द्वारा मननशील जनरल यानी कि जो कल्पना की जा सके ऐसे वाली चीजों का इस्तेमाल, ये भी पॉजिटिव ही है। इसमें काल्पनिक चिंतन आपका बढ़ेगा। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, ये सही आंसर आपका। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना, ये भी आपका बिल्कुल सही पॉजिटिव बात है। पोर्टफोलियो तैयार होता है प्रगतिशील शिक्षा में। तो मानक निर्देशित मूल्यांकन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी बच्चों को एक ही श्रेणी में खड़ा कर देता है और सबको एक ही स्तर पर नापता है, जबकि सबका स्तर अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो सबके लिए एक मानक निर्धारित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नववाद क्या है? नववाद है जब नई नई शब्दावली बच्चा सीखता है, जो नया एकदम से, वो उसको हम जैसे हमने कोई नया शब्द बोला है अपना, जो पहले कभी नहीं बोला था, उसको हम नववाद में गिनती कर सकते हैं। और जरूरी भी नहीं होता कि हर शब्द का अपना मीनिंग हो, कभी कभी जो है कंफ्यूज करने के लिए बनाता भी है प्रश्न शब्द अलग से ही फालतू के। देखो, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक को क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा में समानता, दूसरा है शिक्षा में साम्यता, तीसरा है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, चौथा है विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखते हैं किस किस का आंसर राइट आता है। कहाँ का क्वेश्चन है सर, अल्लाह इतना भारी है? वहां का नहीं, सीटेट का है मेरे भाई इमरान जी। प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन से सीटेट में आए हुए हैं। रियली लव योर क्लास, इज वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखो यहाँ पर जो आपके आंसर आ रहे हैं, मुझे पता है दो ही ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन रहेगा, एक तो ए में और एक बी में। लेकिन यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे समझ लो दोनों में ऐसा क्यों है कि मैंने सेकंड ऑप्शन को चुना है। इसमें दो शब्द है, एक है समानता, एक है साम्यता। तो इन दोनों में मतलब क्या होता है? समानता का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा दी जाए। एक जैसी का मतलब ये होता है कि एक जैसी का मतलब ये नहीं कि एक ही किताब से सबको पढ़ा रहे हैं। एक जैसी का मतलब ये है कि सभी को बराबर हक मिलता है क्लास में, और जितना अवसर एक अमीर बच्चे को दे रहे हैं, गरीब बच्चा आएगा अगर उसको भी उतना ही अवसर देंगे। दृष्टिबाधित बच्चा है उसको इसके हिसाब से अवसर देंगे। ये समानता है कि शिक्षा में सभी बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये समानता है। साम्यता क्या है? साम्यता का मतलब होता है आपका कि सभी बच्चे अलग अलग स्तर पर होते हैं जब स्कूल में आते हैं। जब क्लास में आए हैं तो एक बच्चा हो सकता है आपका 2 का पहाड़ा याद हो उसको, और एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको 6 तक के पहाड़े याद हैं, तीसरा बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको 10 तक के पहाड़े याद हैं। अब वहां से और बच्चे इस तरह से आएंगे, किसी को जो है लिखना आता है और किसी को लिखना नहीं आता, यानी कि सबका स्तर अलग अलग है। अब इन सभी बच्चों को पढ़ा करके समझा करके आप अपने टीचिंग के द्वारा एक ऊपर लेवल पे ले जाते हैं सबको बराबर तक।
यानी कि सभी की प्रोग्रेस करके एक पॉइंट पे ले जाना, यानी कि एक बच्चा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब क्या है, ये हमने मान लिया कि इस स्तर तक हमें पहुँचाना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी यहीं और इसको भी यहीं। तो ये वाला जो जगह है, जिस लेवल पे हम पहुँचाना चाहते हैं, ये है आपकी साम्यता। समानता वो है, जहाँ अभी बच्चे हैं उसी स्तर पे जो शिक्षा दे रहे हैं। साम्यता वो है, जिस बिंदु पे आप उनको ले जाना चाहते हैं, यानी कि सभी की प्रोग्रेस चाहते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं, अब जो वंचित और हाशिए पर रहने वाले बच्चे हैं, उन सभी की जो स्कूली पाठ्यक्रम में उनकी भाषा और संस्कृति को हम यूज़ कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि सभी का विकास हो सके। आई थिंक ये बात अब आप समझ गए होंगे। थोड़ा-सा लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाता है कभी-कभी। आपको बोरिंग तो नहीं लगता ना कभी कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दिया? बट ये ज़रूरी होता है, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। 10 की बजाय 5 प्रश्न कर लो, लेकिन समझ कर के कर लो, तो वो 10 से भी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। है ना? देखो, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? स्वलीनता, गणितीय वैकल्य, आलेखीय वैकल्य, पठन वैकल्य। बताएँगे कौन-सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? चलिए बताएँगे। हाँ, नहीं सर, ज़रूरी होता है एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल ज़रूरी होता है। देखिए, तो यहाँ पे बात करें हम, तो इसने कहा है आपसे कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में दिक्कत कर रहा है या चुनौती का सामना कर रहा है, तो गणितीय वैकल्य हो जाएगा डिसकैलकुलिया इसको हम कहेंगे, ठीक है? डिसकैलकुलिया इसको कह देंगे। इस पे मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई हुई है, डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया जितने भी 8 प्रकार के होते हैं, तो डिसलेक्सिया ट्रिक करके सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगी, वो देख लेना आप। क्योंकि ये प्रश्न आपके ज़्यादा आते हैं, सीटेट में 5-6 प्रश्न आपके इसी से आ जाते हैं कम से कम। अगला प्रश्न है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? फर्स्ट है वीडियो या चलचित्रों के प्रदर्शन से उपशीर्षकों का इस्तेमाल। दूसरा है पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल। तीसरा है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक या चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल। और चौथा ऑप्शन है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? ये आज मैंने आपको ट्रिक वाले ऑप्शन में, जो ट्रिक वाली वीडियो थी दोपहर जो आई थी, उसमें श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित दोनों समझाए थे, तो आई थिंक देखते हैं आपको याद है या नहीं है। किस किस को याद है देखते हैं। वो ट्रिक इतनी आसान थी, मैं आप देख लेना अगर नहीं देखी है तो, नए बच्चे जो भी होंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? देखो, यहाँ पर श्रव्य बाधित बच्चा है, यानी कि उसको सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उसके लिए कौन सी रणनीति ऐसी है जो प्रभावी नहीं होगी? तो भैया श्रव्य बाधित बच्चों के लिए श्रव्य सामग्रियां बेकार होती हैं। श्रव्य सामग्रियां किसी काम की नहीं है क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन में बोल दिया ना, संप्रेषण है तो मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित होना। जब आप मौखिक माध्यम पर आश्रित हो रहे हैं, आप बोल करके समझा रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहा, तो उसके तो किसी काम का है ही नहीं ना वो। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यही आपको समझाया था। बाकी ऑप्शन सारे पॉजिटिव हैं आपके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गुणित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? फर्स्ट है लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। दूसरा है अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। तीसरा है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथाचित समायोजन करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। मेरा सही था, शुभांगी चाल के। चलिए बहुत बढ़िया। एसएसटी के नोट्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नोट्स तो आपको मिल जाएगा। हम्म, देखो, यहाँ पर जो आपका आंसर राइट होगा, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे कहा है उसने कि किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गूढ़
पूर्वाग्रह, यानी कि उसके मन में, अध्यापक के मन में कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जो रूढ़िवादिता वाली हैं, या पुराने टाइम के जो आपके स्टोरियोटाइप वाली चीजें हैं वो दिमाग में आ सकती हैं। तो उससे क्या होगा कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, यानी कि आप उनको बिठाने के लिए, कक्षा में बिठाने के लिए भी उनको जाति के आधार पर बंटवारा करके बिठा रहे हैं कि उच्च जाति के बच्चे इधर बैठेंगे, निम्न जाति के बच्चे इधर बैठेंगे। इस प्रकार की अगर आसन व्यवस्था, आसन का मतलब बैठना होता है, ठीक है ना? अगर इस प्रकार की आसन व्यवस्था कर रहे हैं तो ये आपकी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगी। बाकी नीचे के देख सकते हैं आप, ठीक ठाक है। अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा, यानी कि अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना, और जिनको बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है उनको समायोजन करना यथोचित, यानी कि उनको आप जो है उनकी जरूरत के हिसाब से चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। और बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलू का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर आपका जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान प्रदान करने चाहिए? तो फर्स्ट है आपका विशिष्ट उपलब्ध वर्ग के सम्मेलन के, दूसरा है आपका मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के, तीसरा है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, और चौथा है अभिसारिक सोच सीखने के। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट बताएंगे। कर लो इन प्रश्नों को सॉल्व। देखो थोड़े से मुश्किल तो लगेंगे, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि नए प्रश्न होते हैं तो नए तो थोड़े से लगते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं समझा रहा हूँ आपको तो यहाँ कोई आपका परीक्षा थोड़ा चल रही है ना, तो बस ध्यान से देखते रहो, बस समझते रहो चीजों को। क्योंकि मैं ऐसा देखता हूँ कि जैसे ही कोई मुश्किल प्रश्न आता है तो बच्चे लाइव कम हो जाते हैं। तो मुश्किल चीजों से डर के मत भागो, वरना तो सीटेट में फिर रह ही जाओगे, क्योंकि उसमें सारे प्रश्न आसान थोड़ी आएंगे। अगर 50 प्रश्न आसान आएंगे तो आपके 100 प्रश्न हार्ड भी आएंगे, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे बात करें तो सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर देने चाहिए? विशिष्ट उपलब्ध वर्ग के सम्मेलन के, तो विशिष्ट उपलब्ध वर्ग, वर्ग तो एक अलग हो गया, क्योंकि वर्ग के हिसाब से तो आप उनको अवसर नहीं देंगे, है ना? मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के यही अवसर देंगे, आप बिल्कुल नवीन चीजें उसके दिमाग में आए, नई नई चीजों को खोजे, ज्ञान का निर्माण करे, यही आपका सही आंसर है। बाकी खोज और अन्वेषण ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। परीक्षा देने के लिए बेहतर कौशल, परीक्षा पे तो कभी भी आधारित नहीं होना आपको। अभिसारिक सोच एक बिंदु पे अटक जाती है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब सारी वाली पॉजिटिव होती है, अभिसारी वाली नेगेटिव होती है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? फर्स्ट है आपका बच्चों के वार्तालाप द्वारा, दूसरा है अध्यापक के संवेगों द्वारा, तीसरा है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो बताएंगे इनमें से कौन से ऑप्शन आप चुनना चाहेंगे, कमेंट में अपना आंसर देंगे। चलिए, मुझे लगा नेगेटिव पूछा है। अच्छा, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, क्लास डेली होती है, टाइम क्या है? हाँ डेली होती है, एक आपकी 3 बजे होती है लाइव क्लास, और एक ये 5 बजे आपकी चल ही रही है। संरचनात्मक कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक सहभागिता को सुसाधित करना है, तो बच्चों के वार्तालाप द्वारा, तो वार्तालाप बहुत अच्छी चीज होती है, इसको तो पकड़ लो। अध्यापक के संवेगों द्वारा, तो ये भी सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि संवेग सिर्फ बच्चे के नहीं, आपके टीचर के भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि मान लो अगर टीचर जो है वो दुखी है तो बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा, और अगर गुस्से में है तो बच्चों को जबरदस्ती डांटेगा या मारेगा। मान लो घर से लड़ाई करके आ रहा है एक टीचर, तो वो बच्चों पे निकालेगा गुस्सा, तो अधिगम तो बच्चों का प्रभावित हो रहा है ना। तो इसलिए टीचर के संवेग भी सही होने चाहिए। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध, ये भी सही है। बच्चों के आपस में कैसे संबंध है वो भी इफेक्ट डालता है। बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहरी रूप से जो आप जबरदस्ती का अनुशासन थोपेंगे उससे बच्चे का इमोशंस खराब हो जाएंगे, बच्चा डर जाएगा, है ना? तो पहला, दूसरा और तीसरा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? फर्स्ट है स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों की सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। दूसरा है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते।
तीसरा है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। चौथा ऑप्शन है बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धिलब्धि की वजह से असफल होते हैं। बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे। एसएसटी कब सॉल्व कराएंगे? एसएसटी कल करेंगे। हम्म। देखो तो यहाँ पे देखें अगर, तो बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय जो है वो बच्चों की जरूरतों को नहीं देख पाता, या बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनका ध्यान नहीं रखता। तो आंसर राइट होगा यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं रखा है। बच्चे की जो सीखने की स्पीड है वो अलग अलग होती है, सभी बच्चों की एक जैसी नहीं होती, और बच्चों के सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है, उनकी जरूरतें भी अलग अलग होंगी। तो अगर आप विविधता पे ध्यान नहीं देंगे तो सभी बच्चों को एक ही, वही कहता है ना, एक लाठी से हाँकने वाली बात, गांव में एक कहावत चलती थी हमारे कि ये व्यक्ति तो सभी को एक लाठी से हाँकता है, छोटा बड़ा कोई नहीं देखता, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। वो चीज हमें नहीं करनी है। तो इसलिए आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख सकते हैं आप। बाकी ऑप्शन अगर देखेंगे तो स्कूलों का अस्तित्व विद्यालय की सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। तो विभेदीकरण नहीं करना है आपको। इसलिए सफल होते हैं क्योंकि विद्यालय की जरूरतों को बच्चे पूरे नहीं कर रहे हैं, बच्चे थोड़ा विद्यालय की जरूरत पूरी करेंगे, विद्यालय बच्चों की जरूरत पूरी करेगा। योग्यता की कमी है बच्चों में, तो ये भी गलत है। योग्यता ही तो बढ़ाने आए हैं, वो आपका काम काम क्या है टीचर का? योग्यता बढ़ाना ही काम तो है बच्चों के, बच्चों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। दूसरा है बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखवाना। और चौथा ऑप्शन है अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। तो बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, कमेंट में लिखेंगे। हम्म। चलिए सब लोग लिखेंगे अपना आंसर। 6 to 8 की तैयारी कहाँ से की जाए? पहला, मैं नया हूँ, पहले आपके नोट्स से पढ़कर 1 to 5 पहली बार में क्लियर हो चुका है। अगर आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो चुका है इसका मतलब पेडागोजी आपकी ठीक ठाक ही होगी। अब बात रही आपकी एसएसटी की, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। जितना भी आपका 40 नंबर का आता है वो एनसीईआरटी की किताब से आता है। बाकी एनसीईआरटी की किताब मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा। कल परसों में ही उसको मैराथन क्लास में फिनिश करेंगे, मतलब एक में तो नहीं होगी क्योंकि एनसीईआरटी काफी बड़ी होती है और उसमें सब्जेक्ट भी 3 होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। लेकिन करा दूंगा मैं आपको। देखो यहाँ पर किसी संप्रत्यय को प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या जरूरी है आपका? उसके लिए जरूरी है कि बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाया जाए, यानी कि जो भी आप मैटर स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो उनके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, परिभाषा की जरूरत नहीं है, पाठ्य पुस्तक से नकल करना कोई फायदा नहीं होता, इसका रट्टा मार लेना का कोई फायदा नहीं होता, अर्थपूर्ण हो नहीं पाएगा वो, है ना, अर्थपूर्ण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन है एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। दूसरा है विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तीसरा है असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। चौथा है भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे फटाफट से। हम्म। एसएसटी का सिलेबस ब्रॉड है सर, क्या पता कहाँ से क्वेश्चंस आ जाए। पढ़ना सारा ही पड़ेगा आपको, देखो ब्रॉड तो है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप सब पढ़ ना सको। कक्षा 6, 7 और 8 3 सालों का पढ़ना है बस, मतलब 3 क्लास। और वो बच्चों की क्लास है, आपके लिए बड़ी थोड़ी है। मुश्किल से एक किताब में 7 से 8 चैप्टर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9 चैप्टर, इससे ज्यादा है नहीं। देखो असफलता का भय दूर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। ये बात आपको नॉर्मली समझ लेनी चाहिए। त्रुटियां जो होती है वो कोई निगेटिव चीज नहीं है, उससे जो है बच्चों के सीखने का ही पता चल रहा है और बच्चे उससे सीख रहे हैं, इसीलिए गलती कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है, एक आम बात है गलतियां होना, है ना। तो यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं के को अभिप्रेरित करने का
उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि फर्स्ट है इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, दूसरा है इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, तीसरा है इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है, चौथा है इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, कमेंट में अपना आंसर देंगे। चलिए बताएंगे आंसर अपना। हम्म, सी ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, और बताओ सब लोग कमेंट में बताओ संस्कृत की तैयारी कैसे होगा। संस्कृत के लिए पेडागोजी आपको पढ़ा देंगे, हिंदी जैसा ही होता है, संस्कृत का पेडागोजी अलग नहीं होता। देखो, अधिगमकर्ताओं के लिए अभी पुरस्कार देना जो है वो उत्तम तरीका नहीं है, मतलब उसको इनाम देना वो तरीका अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। क्षीण का मतलब होता है घट जाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से जो मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन, वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको लालच हो जाता है। जब आप उसको कोई भी काम करने के लिए बाहर से चीज दोगे ना, कि उसने कोई काम किया, उसको बिस्किट दे दिया या उसको चॉकलेट दे दी या उसको जो है पेन पेंसिल दे दिया, कोई ऐसी, तो अगर आप उसको पुरस्कार देते रहेंगे बच्चे को, तो फिर वो अपने आप से किसी काम को करना पसंद नहीं करेगा, वो लालच हो जाएगा कि मुझे जब कोई इनाम मिलेगा तभी काम करूंगा, और वो हैबिट बन जाएगी उसकी। तो इससे आंतरिक अभिप्रेरणा कम हो जाती है। ठीक है, तो आंसर राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। अच्छा, डी भी दे रहे हैं ऑप्शन, डी क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ। आंतरिक और बाह्य प्रेरणाएं दोनों क्षीण नहीं होती, क्योंकि पुरस्कार से बाह्य अभिप्रेरणा तो बढ़ेगी, वो नहीं घटेगी, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा वाला नहीं हो सकता, पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। तो फर्स्ट है आपका सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। दूसरा है क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। तीसरा ऑप्शन है प्रक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन और सृजनात्मकता। चौथा ऑप्शन है आपका अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता और आपका प्रक्रियात्मक अनम्यता। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। सब लोग लिखेंगे। थोड़ा सा नया प्रश्न है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इसके अभी मैं आपको सारा अर्थ बता दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। कैसे है वो समझ लेते हैं। देखो, सृजनात्मकता तो एक आपको समझ में आ रहा होगा कि सृजनात्मकता तो क्रिएटिविटी को कहते हैं, जो कि समस्या समाधानकर्ताओं के लिए जरूरी होती है। प्रक्रियात्मक अनम्यता की कमी, प्रक्रियात्मक अनम्यता क्या है यही समझना बाकी है। प्रक्रियात्मक होता है करके सीखने वाली चीजें, जिसमें प्रक्रिया लगे, एक प्रोसेस होता है। तो जब हम करके कोई काम कर रहे होते हैं एक्टिविटी के द्वारा, उसको प्रक्रियात्मक कहते हैं बस। अनम्यता इसलिए कह रहे हैं, अनम्यता का मतलब हो जाता है कि आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, या उसमें जो है कुछ भी अपनी तरफ से नया नहीं कर सकते। तो अनम्यता हो गया वो कि आप बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि अपनी एक्टिविटी को बांध दिया आपने, तो वो बांधते नहीं है, उसकी कमी होती है उनमें। वो एक चीज पे अटकते नहीं है, वो उसको दूसरे एंगल से, तीसरे एंगल से, चौथे एंगल से, तब से तरह से सोचते हैं। इसलिए यहाँ पे ये आंसर आपका राइट होगा। अपसारी चिंतन आपको पता ही है, सृजनात्मकता और अपसारी चिंतन एक ही होता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, जड़ता जो है ना, ये जड़ता निगेटिव है, यानी कि क्रियात्मकता को इसने बांध के रख दिया, तो ये तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार से इसमें बात करें तो इसमें अभिसारी चिंतन आ रहा है, देखो अभिसारी चिंतन नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। इसमें बात करें तो इसमें भी क्रियात्मक जड़ता आ रहा है, इसमें भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आज बहुत अलग क्वेश्चन है सर, बहुत गलत भी हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन सीखने को भी तो उतना ज्यादा मिलेगा। थोड़े अलग प्रश्न हैं, लेकिन ये सब आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आ, ऐसे नहीं रखना चाहता ना। देखो कई बार मैं चाहूं तो आपके सामने हल्के हल्के प्रश्न ला दूं, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, मुझे भी मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन उससे फायदा क्या है, आपके एग्जाम में आपके नंबर कम हो जाएं तो उससे तो मेरा भी नुकसान है ना, मेरा ही नाम खराब होगा ना फिर उससे। मैं चाहता हूं कि आप सब पास हो जाएं। देखो, शिक्षिका के विद्यार्थियों की, खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। शिक्षक की कक्षा में बच्चों की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए।
तीसरा ऑप्शन है शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में सफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट में लिखेंगे आंसर। सर मेरे अभी तक 26 में से 24 करेक्ट हुए हैं, तो मेरा क्वालिफाई होने का चांस है ना सर? अभी देखो सीडीपी के प्रश्न है, तो सीडीपी में तो अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो बेस्ट है, एकदम बहुत बढ़िया है। देखो यहाँ पे बात करें तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि शिक्षिका की विद्यार्थियों के बारे में जो सफलता और असफलता के बारे में जो विचार होता है, थोड़ा-सा इसने लंबा करा है प्रश्न को, लेकिन पूछने का मतलब एक ही था कि जो शिक्षकों की अपेक्षाएँ होती हैं बच्चों के बारे में, कि बच्चा फेल होगा या पास होगा, इस तरह की चीज़ें जो सोचते हैं, वो किस तरह से प्रभावित करती हैं? तो शिक्षक की अपेक्षाएँ बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है, क्योंकि वो फिर बच्चों को उसी नज़र से देखने लगते हैं कि ये तो इतने नंबर लाएगा, ये इतने लाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है? बाकी कोई नहीं होगा। देखना चाहते हो देख लो। शिक्षक को बच्चे की स्वायत्ता पर काबू रखना चाहिए तो नहीं रखेंगे। स्वायत्ता का मतलब होता है उसके अंदर के खुद के जो विचार हैं, उसके अंदर की जो पर्सनैलिटी है, तो उसको काबू में रखने की क्यों ज़रूरत है? उसको बाहर आने दो। बच्चों के जो मन में विचार है बाहर आने दो उनको। बच्चों में कॉम्पिटिशन कराना चाहिए तो बिल्कुल नहीं। अ, ऐसे विद्यार्थियों को जो असफलता वाले विद्यार्थियों को असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो किसी एक प्रकार के बच्चों को थोड़ा देंगे आप। आप तो प्रशिक्षण देंगे तो सबको देंगे, वरना नहीं देंगे किसी को भी। सभी को बराबर मानेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। दूसरा है पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। चौथा ऑप्शन है बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। हम्म, चलिए बताएंगे आंसर, बताएंगे कमेंट में सब। सी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको। देखते हैं किस किस का सही होता है। सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस तरह से आप बनाएंगे? तो निर्धारित समय सारणी का अनुसरण करेंगे? नहीं करेंगे, समय सारणी को भी आप बदल सकते हैं। पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करेंगे? नहीं। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाएंगे? तो ये सही है आपका। मतलब जो इमोशंस हैं बच्चे के, उनको सीखने का ही हिस्सा मान करके आप पढ़ाएंगे तो सही रहेगा। बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करेंगे तो ये भी गलत है। बच्चों का बंटवारा करना गलत है, बिल्कुल। पुरस्कार और दंड देना बिल्कुल गलत है। और एक समय सारणी को निर्धारित कर देना ये भी गलत है, क्योंकि समय सारणी में भी लचीलापन होना चाहिए आप। तो यहाँ पे आंसर राइट हो गया आपका तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाँ। इससे इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। दूसरा है हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। तीसरा है नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने से हिचकते हैं, जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। चौथा ऑप्शन है नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे सब लोग। चलिए बताएंगे आंसर। हम्म, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। देखो यहाँ पे ये आसान है प्रश्न, इतना मुश्किल नहीं है। शिक्षक को कक्षा में सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? तो बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। सत्ताधारी व्यक्ति तो बनेगा ही नहीं टीचर। टीचर जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे बच्चा रहेगा। तो ऐसा जिसे कोई चुनौती ना दे सके, तो क्या ये सही बात है या गलत, यही पूछ रहा है आपसे। तो सही तो नहीं है ये। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट हो गए। जिनमें हाँ लिख रहा है वो ऑप्शन तो आपके कट हैं। नहीं वाले ऑप्शन देखेंगे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न नहीं पूछेंगे।
प्रश्न पूछने में हिचकते हैं, डरते हैं, और उनकी संप्रत्यायिक स्पष्टता मतलब हो गया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो मूल रूप को या जो आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आंसर राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। टीचर को ही अप्रासंगिक कर दिया, ये भी गलत है आपका, क्योंकि इसने कहा है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और टीचर की जरूरत नहीं है, तो ये कहना भी गलत हो गया ना, है ना। तो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? फर्स्ट है हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए। दूसरा है नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। तीसरा ऑप्शन है गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी दर्शाता है एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। चौथा ऑप्शन है बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे। चलिए फटाफट आंसर लिखेंगे। देखो, यहाँ पे बात करें तो क्या गलत उत्तर को सही करना चाहिए, तो पहली बात तो यह है कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो हाँ वाला तो गलत ही हो गया आपका। बच्चों की त्रुटियों को तुरंत सुधारना चाहिए, तो नहीं सुधारेंगे आप। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने का प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से, यही आंसर आपका सही है। मतलब ये है कहने का कि बच्चे को बोलने दो या बच्चे के अंदर जो भी विचार हैं उसको अभिव्यक्त करने दो। ये डर नहीं होना चाहिए कि वो गलती कर देगा या वो गलत बोल देगा, उत्तर गलत देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लास कर रहे हैं तो आपको पूरी अनुमति है कि आप इसका आंसर करें, और इस पे अगर कोई और विचार भी है तो उसको भी कमेंट में आप अपने विचार की अभिव्यक्ति करें। ऐसा नहीं है कि आपको जो है डर हो कि मेरा गलत आंसर हो जाएगा या सही हो जाएगा, ऐसा वैसा डरने की जरूरत नहीं होती। वो जब आप बता देंगे, बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर देगा, उसके बाद में जब जरूरत पड़ेगी टीचर उसको सुधार देगा, तब उसको बता देगा कि ये सही उत्तर होता है या इसकी जानकारी ये होती है, तो बाद में बताया जा सकता है। हैंड टू हैंड अगर सुधारेंगे तो उससे बच्चा का मोटिवेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सेकंड राइट हो चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा है विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। तो इसमें से दो रॉन्ग हुआ है सर। सोनाली यादव, बहुत बढ़िया है, अच्छा स्कोर है। 30 में से 28 अगर आप सही कर रहे हो तो बेहतरीन स्कोर है। हम्म, वीडियो को लाइक भी करते रहो भाई, काफी कम लाइक आए हैं। देखिए यहाँ पे अब देखें हम अगर, तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, यही गलत ऑप्शन है आपका, ये सिद्धांत नहीं है विकास का, क्योंकि विकास बहुआयामी होता है। इसके चार मुख्य आयाम है और इसके सेकेंडरी और भी आयाम है ना। मुख्य वाले वही जो सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, और बाकी के तीनों सही है। ऊपर से नीचे की ओर होता है यानी कि सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ये भी आपको पता ही है। आनुवंशिकता और संपोषण दोनों से होता है, या संपोषण का मतलब है वातावरण। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होगा। तो आंसर राइट होगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? फर्स्ट है गामक विकास, दूसरा भाषा विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा नैतिक विकास। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। सर और कितनी देर तक होगी, मुझे पूजा करने जाना है, जाऊंगी सर, प्लीज बताइए। अभी आधा घंटा तो चलेगी क्लास आपकी। अच्छा, नेगेटिव पूछा था, हाँ जी नेगेटिव पूछा था प्रश्न में आपके। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो शीर्षगामी सिद्धांत जो होता है हमारा कि पहले सिर का विकास होगा, फिर कमर का, फिर पैरों का, फिर बच्चा चलना सीखेगा, ये आपके गामक विकास पे, आपके मोटर डेवलपमेंट पे, जो हमारी शारीरिक गति है उसके ऊपर लागू होता है ना। भाषा विकास पे, संज्ञानात्मक पे, इन पे नहीं होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? फर्स्ट है आपका जन्म पूर्व का समय, दूसरा है प्रारंभिक अवस्था, तीसरा है मध्य बचपन और चौथा है युवावस्था। बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे। सर मेरा 30 में से 25 सही हुआ है, साजिया कैफ। 25 भी अच्छा स्कोर है, 30 में से 25 बहुत बढ़िया है। देखो भाषा विकास का सबसे संवेदनशील अवस्था जो होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, 2 से 6 वर्ष तक की। ठीक है, ये समय आपका, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा भाषा सीखता है। अगला प्रश्न है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक सामाजिकरण, द्वितीय सामाजिकरण, परिच्छन सामाजिकरण और चौथा ऑप्शन है आपका सक्रिय सामाजिकरण। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे। मेरा भी 25 सही हुआ है, इमरान, बहुत बढ़िया। हम्म मैंने तो काउंट ही नहीं करा। काउंट किया करो इसको, तो लिखा करो ना, अपना रजिस्टर लेके नहीं बैठते क्या आप? रजिस्टर लेके बैठा करो जब क्लास करते हो ना। और जो इसमें जो नई कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ उसको भी नहीं लिखते होंगे आप, है ना? अरे यार ये आप क्या कर रहे हो? जब टाइम दे ही रहे हो तो ढंग से दो ना, ऐसे मतलब, क्योंकि मुझे लगता नहीं, और लगना क्या है, ये नॉर्मल बात है, हमारे संज्ञानात्मक विकास इतना परिपक्व थोड़ा है कि हम 1.5 घंटे की क्लास को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे एक बार में और फिर भूलेंगे नहीं उसको। ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए बीच बीच में जो भी नई बातें आती हैं जो ऐसी हैं जो पहले से नहीं पढ़ी हुई है, उसको लिखना है, नोट करना है। और एक अपना ऐसे बनाया करो प्रश्नावली, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाया करो। और तब अपने आंसर देखा करो उसमें कि कितने आंसर आप सही कर रहे हो, ऐसे लगा दिया करो, ये मेरा सही नहीं हुआ ये हो गया, ये नहीं हुआ ये हो गया। ऐसे किया करो भाई, उसमें तो तभी तो एनालिसिस अच्छे से हो पाएगा आपका। ये आपका प्रारंभिक सामाजिकरण है, पहला ऑप्शन राइट हो गया। क्योंकि यहाँ पे परिवार से सीख रहा है बच्चा, तो परिवार से जो भी गुण सीखेगा वो प्रारंभिक में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है? पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, दूरस्थ पारंपरिक चरण। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे। चलिए बताएंगे, आंसर बताएंगे। कितने क्वेश्चन है सर? 60 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं करनी है और बहुत छोटी में कवर नहीं हो पाएगा, तो एक मीडियम रखेंगे, है ना? 1 1.5 घंटे की क्लास ऐसी रखा करेंगे बस, उससे ज्यादा भी नहीं रखेंगे। लॉरेंस कॉलबर्ग के किस सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य में? शुरुआती तो फिर पूर्व परंपरागत में होगा ना? नहीं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक शब्द जोड़ा है, सामाजिक। शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य आपका पारंपरिक चरण में आएगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा आपका, दूसरी अवस्था में। ठीक है, ये दूसरी अवस्था है आपकी। और पूर्व पारंपरिक पहली होती है और उत्तर पारंपरिक तीसरी होती है, तो आपका आंसर जो राइट होगा यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी में बच्चा जो है सामाजिक चीजों को सीखना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है, प्याजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातकरण या फिर संगठन। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। मौजूदा ज्ञान में शामिल कर, नई सूचनाओं को मौजूदा ज्ञान में शामिल कर रहे हैं आप, तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे जो आंसर राइट होगा आपका आत्मसातकरण होगा, और आत्मसातकरण को कहते हैं समावेशन। आत्मसातकरण को ही दूसरा नाम है समावेशन। जब हम पूर्व ज्ञान में नई सूचनाओं को शामिल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको समावेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी, परंतु
पृथ्वियों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगीगामक या फिर मूर्त संक्रियात्मक। बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे फटाफट से। सर डीएलएड वाला सीटेट एग्जाम दे पाएगा कि नहीं? एग्जाम तो दे दो डीएलएड वाला। और डीएलएड भी जिनका 18 महीने का था सिर्फ उनके लिए नोटिस आया है, जिनका 2 साल का है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बात करें तो बच्ची है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कैसे? उसने कहा है कि शब्दों को वस्तुओं के प्रतीक मानती है, या शब्द वस्तु के प्रतीक होते हैं, ये बात समझने लगी है। प्रतीकों का इस्तेमाल बच्चा करता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके अलावा अगली लाइन भी लिखी है कि प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है, और संरक्षण और क्रमबद्धता आते हैं तीसरी स्टेज में। तो तीसरी स्टेज में बच्ची पहुंची ही नहीं है जब नहीं कर पा रही, इसका मतलब दूसरी स्टेज में होगी। तो सीधी बात है दूसरी स्टेज में होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी स्टेज है आपकी। क्या बात है, इस बार डी ऑप्शन दिया है काफी लोगों ने। हाँ, तर्क देख के समझ गए होंगे ना कि फिर से मेरा ही सर सही हुआ है सर जी, शिवांगी सिंह। गुड। हाँ मैं समझ गया, यहाँ पे जो है डी ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादातर। डी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा ना आप तर्क करने लगी, यही देख के आपने लगा दिया होगा। तर्क करने लगी परंतु वो चीजें नहीं कर पा रही, ये भी तो देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? फर्स्ट है आपका जेरोम ब्रूनर, दूसरा है डेविड ऑसबेल, तीसरा है रॉबर्ट एम गाइने, और फोर्थ है आपका लेव वाइगोत्स्की। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट में आंसर लिखेंगे। शिवांगी बहन बहुत खुश हो रही है। हाँ आंसर सही हो रहे हैं ना तो खुश तो होंगे यार। आंसर अच्छे सही होते हैं तो खुशी की बात है बिल्कुल इसमें तो। पीडीएफ डाल दीजिएगा सर, पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। प्रीवियस पेपर की सारी पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ऐप पे मिल जाएंगे आप। समीपस्थ विकास का क्षेत्र लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, आप सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, कमेंट में आंसर देंगे। वीडियो को लाइक भी करते रहो यार, बार बार कहना पड़ता है, क्या बात है। लाइक करने से आपको कुछ नुकसान होता है क्या? लाइक कर दो फटाफट से सब लोग, है ना। देखो, ये जो वाइगोत्स्की का मूल सिद्धांत है वो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और ये कहते हैं कि जो सीखना है वो पूरा का पूरा समाज में होता है, और जो विकास है वो भी समाज के द्वारा होते हैं। तो सीखना क्या हो गया आपका, सामाजिक प्रक्रिया हो गई, यानी कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है ले वाइगोत्स्की के हिसाब से, ठीक है। अंतर्मन प्रक्रिया नहीं है, उत्पत्ति मूलक भी नहीं है, अक्रमबद्ध भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? फर्स्ट है आपका निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, दूसरा है मौखिक दंड का प्रयोग, तीसरा है एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, और चौथा ऑप्शन है केवल अधिगम का आकलन के स्थान पर अधिगम के लिए आकलन पर बल देना। अब बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट में आंसर दो फटाफट से। यहाँ पे भी आप लोगों में से काफी लोग कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, लेकिन देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। मुश्किल नहीं है प्रश्न, बस थोड़ा सा हिंट चाहिए आपको। हाँ डी, बी और ए आंसर आ रहे हैं, डी आ रहे हैं, ठीक है। किसी का ए है, किसी का बी और किसी का डी, इतनी वैरायटी, दो पे टिक जाते किसी। देखो, प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात, कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? सार्थक अधिगम करना है तो निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। प्रतियोगिताएं आपकी गलत होती है, प्रतियोगिताओं में पहली बात तो व्यक्तिगत की बात करी है इसने, तो अकेला आदमी क्या कंपटीशन करेगा किसी से, और प्रतियोगिता करना भी गलत ही है आप। मौखिक दंड, तो दंड देंगे बच्चे को तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक रूपी एक समान पाठ्यचर्या हो ही नहीं सकती। आज की वीडियो में बताया था दिन में, सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यचर्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो आंसर राइट होगा फोर्थ ऑप्शन, अधिगम का आकलन के स्थान पर अधिगम के लिए आकलन। समझ रहे हो, अधिगम का आकलन होता है कि जब आपने पूरा सब कुछ पढ़ा दिया है
और लास्ट में एक परीक्षा ले ली और देख रहे हैं कि किसके नंबर कितने आए हैं। तो लास्ट में जो आकलन होता है वो अधिगम का आकलन होता है, और जो अधिगम के लिए आकलन होता है वो बीच बीच में होता है। निरंतर चलने वाले आकलन को अधिगम के लिए आकलन कहते हैं, क्योंकि बीच बीच में आकलन हम करते ही इसीलिए हैं ताकि हमें पता चले कि बच्चा किस श्रेणी में है, मतलब श्रेणी बोल रहा हूं मैं, किस स्तर पे है और बच्चे को कितना आता है, कहाँ बच्चे को कठिनाई हो रही है, और फिर से हम उसको सिखा सके। तो वो आकलन अधिगम के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर राइट होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? फर्स्ट है प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, दूसरा है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तीसरा है एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत, और चौथा है बेंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में आंसर देंगे। हम लोग का भी सही होता है, सिर्फ आपका ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे पता था केवल को देखकर सबने गलत करा है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे बात करें तो इसने कहा है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। तो आंसर राइट होगा आपका प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा कई बार, कोई ए देगा कोई बी देगा। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, पूर्वगामी, यानी कि जो चीज पहले होती है उसको पूर्वगामी कहेंगे। तो पहले क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास, यही कह रहा ना, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास से पहले है। तो संज्ञानात्मक विकास को पहले कौन मानेगा, जीन प्याजे मानेंगे। अगर कहता कि भाषा पहले है तब हम क्या कह देते, वाइगोत्स्की कह देते। लेकिन यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है तो आंसर राइट होगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? फर्स्ट है जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, दूसरा है कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था, तीसरा है जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, चौथा है आपका ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाई दें। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, कमेंट में लिखेंगे। चलिए कमेंट में आंसर देंगे सब लोग। देखो इसने जो पूछा है आपसे वो नेगेटिव ऑप्शन पूछा है, पहले तो यही ध्यान रखो। जेंडर रूढ़िवादिताओं को रोकने के लिए एक अध्यापक कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि नहीं अपनाएगा, यानी कि उचित नहीं है। तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, इससे तो रूढ़िवादिता रुकेगी। उसके अलावा कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने, यही सही आंसर होगा आपका। अगर आप अलग अलग बैठा रहे हैं और एक तरह से ये सीधी बात यह है कि आपने भेदभाव कर दिया, अलग अलग बैठा रहे हैं तो भेदभाव कर दिया आपने, तो ये तो उचित तरीका हो ही नहीं सकता आपका, है ना। बाकी जेंडर भेदभाव पे चर्चा करेंगे, अगर आप बच्चों से डिस्कस करेंगे तो उनको बता पाएंगे कि ऐसा समाज में जो भेदभाव होते हैं ये उचित नहीं है और हम इनको खत्म कर सकते हैं। आपकी क्या राय है, बच्चे अपनी राय देंगे, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। ऐसे उदाहरण प्रयोग करेंगे जिसमें लड़के और लड़कियां गैर पारंपरिक काम कर रहे हों, यानी कि लड़कियां जो हैं वो ऐसे काम कर रही हों जैसे कार चलाना, बाइक चलाना, या सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना, और लड़के ऐसे काम कर रहे हों जिसमें कि लड़का जो है एक मेकअप आर्टिस्ट है, या लड़का एक हेयर स्टाइलिस्ट है, या फिर लड़का शेफ है, किसी होटल में खाना बनाता है। तो इस तरह की चीजें जब आप प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने तो रूढ़िवादिताएं खत्म होंगी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर राइट हुआ आपका सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न सामने आ चुका है। प्रश्न को देख कर डरना मत कि बड़ा प्रश्न है ना, आसान है लेकिन ये बहुत, बस इसको समझने की जरूरत है। देखो, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी कि टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाएं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब देखो ध्यान से, वो जो
उसके पिता ने जो चीजें उसको सिखाई हैं वो काम तो वो अच्छे से कर रही है, जबकि वो गणित का ही एक काम है, तो वो ब्लॉक वगैरह को तो लगा रही है, लेकिन गणित के सवाल सॉल्व नहीं कर पा रही जब वो स्कूल में पहुंची, तो एक टीचर क्या करेगा? पारो को कहना चाहिए कि उसे पढ़ने की क्षमता नहीं है। दूसरा है पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव आवेदन को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा है पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है आपका पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे गए ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। सी ऑप्शन आ रहा है ज्यादा लोगों का। समझ गए आप, इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, चालाक ब्रो चालाक, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे बात करें तो सही है आपका तीसरा ऑप्शन। पहली चीज तो ये कि पढ़ने की क्षमता नहीं है, ये तो आप बच्चे को कह ही नहीं सकते, ये तो गलत बात होगी। परीक्षाएं देनी चाहिए बार बार और बार बार दोहराओ, तो ये भी जरूरी नहीं है, मतलब बार बार किसी चीज को दोहराने से क्षमता बढ़ेगी नहीं आपकी। तो अब क्या करेंगे हम, जो आपकी पाठ्य सामग्री है उसको प्रासंगिक बनाएंगे बच्चे के स्तर के, यानी कि उससे रिलेटेड करेंगे, और जो उसका बाहर का अनुभव है, जो उसने घर पे चीजें सीखी हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे कक्षीय ज्ञान में, यानी कि कक्षा में जो गणित पढ़ा रहे हैं उसमें उसका इस्तेमाल करेंगे जो उसने सीख रखा है पहले से। तो ये तरीका सही है। अब ये कहना कि घर का ज्ञान और स्कूल का ज्ञान अलग अलग रखो, ये तो गलत हो गया ना। हम कहते हैं कि स्कूल का ज्ञान और घर का ज्ञान जोड़ो, ये कह रहे हैं अलग करो, तो गलत हो गया ना। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा प्रश्न? ये बढ़िया था ना प्रश्न? देखने में कितना बड़ा लग रहा था लेकिन कितना आसान था। तो कई बार हम एग्जाम में भी करते हैं ऐसा, एग्जाम में देखते हैं बड़ा प्रश्न है, डर जाते हैं। पढ़ना चाहिए उसको ध्यान से। ध्वनि लय शब्दों का अर्थ के प्रति सचेतनता किस बुद्धि का मूल है? तो फर्स्ट है अंतरवैयक्तिक, दूसरा है अंतरावैयक्तिक, तीसरा है भाषिक और चौथा है स्थानिक। बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? फटाफट से आंसर लिखेंगे। हलवा था हलवा, शिवांगी जी बोल रही हैं प्रश्न हलवा था। अच्छा, चलिए हलवा है तो खा जाओ इसको फिर, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को। ये शब्दों का अर्थ जानना, लय को जानना, ये सब भाषा में ही आ जाता है। बोलने की क्षमता, कहाँ पर किस तरह से बात करनी है, ये सब भाषिक बुद्धि के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर राइट हो जाता है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि बहुत उपयुक्त होगी, अधिक उपयुक्त रहेगी? फर्स्ट है सहयोगी प्रायोजित कार्य, दूसरा है एक शब्दोत्तर वाले वस्तु प्रश्न, तीसरा है आपका मानक परीक्षण, चौथा है मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हम्म, चलिए आंसर लिखेंगे कमेंट में सब लोग। देखो यहाँ पर बात करें तो ये सीधा सीधा यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसने लिख दिया सामाजिक, तो सामाजिक होगी तो सहयोगी होगी, सीधी बात है। सामाजिक संरचनावादी कक्षा होगी तो सहयोगात्मक अधिगम तो होगा ही, यानी कि मिलजुल कर सीखेंगे। एक शब्दोत्तर वाले प्रश्न, वस्तुपरक प्रश्न, तो एक शब्दोत्तर वाले यानी कि वन लाइनर प्रश्न, कि एक लाइन आपने प्रश्न पूछा उसका एक शब्द में उत्तर दे दिया, तो उसमें तो कहीं से कहीं तक भी संरचनात्मक होगी ही नहीं, उसमें ज्ञान का निर्माण थोड़ा हो रहा है, वो तो रटा हुआ चीजें हैं। मानक परीक्षण ये भी नहीं हो पाएगा, मानक परीक्षण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानक परीक्षण में वही चीज आ जाएगी, सभी बच्चों के साथ एक जैसा बर्ताव। स्मरण पर आधारित यानी कि याद करने पर आधारित ये भी नहीं हो पाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके सामने। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत सतत से क्या अभिप्राय है? ये तो सबने पढ़ रखा है ना, सतत का मतलब सबको पता है। प्रश्न छांटना आसान हो जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। दूसरा है अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना। और चौथा ऑप्शन है समय सारणी पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याह्वान की योग्यता का मापन करना। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? आई थिंक अब तक तो आंसर मिल गया होगा सबको। मुझे शादी में जाना है सर, फास्ट। कहाँ जाना है आपको शादी में? आपके प्ले स्टोर में मुझे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐप में नोट्स नहीं मिल रहे हैं। नोट्स होंगे, ऐप में लॉगिन करो पहले उसको नंबर डाल के।
देखो इस यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है, सतत का मतलब होता है रेगुलर मूल्यांकन करना, पहला ही ऑप्शन सही है। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों के द्वारा तो व्यापक हो जाएगा। व्यापक तभी होगा जब विभिन्न उपकरणों से यानी कि विभिन्न विधियों से करेंगे, तो तभी सभी क्षेत्रों का होगा। और साथ-साथ मूल्यांकन कर रहे हैं, तो सतत हो जाएगा यानी कि निरंतर कर रहे हैं। जब साथ-साथ मूल्यांकन कर रहे हैं, तो निरंतर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया यहाँ पे, ठीक है? चलिए, यहाँ पर तुलना नहीं करेंगे, बच्चों की तुलना नहीं करेंगे और पेपर परीक्षा नहीं लेंगे आप बार-बार। बार-बार आप पेपर पेंसिल परीक्षा लेंगे, तो वो तो आकलन आपका व्यापक हुआ ही नहीं है ना। व्यापक में तो कई तरह से लेना पड़ता है और समय-समय पर स्मरण स्मरण बच्चों के स्मरण पे आधारित मापन ले रहे हैं, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है? आंसर राइट हो गया यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? फर्स्ट है प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्य, दूसरा है असफलता से बचने वाले लक्ष्य, तीसरा है असफलता स्वीकार्य लक्ष्य और चौथा है आत्म पराजित लक्ष्य। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, कमेंट में आंसर देंगे। अपनी ही सोसाइटी में है शादी, कोई बात नहीं, शादी से जरूरी तो आपकी पढ़ाई है। थोड़ी देर लेट चले जाना शादी में, क्या दिक्कत है? सेकंड पेपर भी करा दीजिए प्लीज, सेकंड पेपर के लिए भी है ये वीडियो, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। और सेकंड पेपर की वीडियोस भी आएंगी स्पेशल भी, टेंशन मत। त्रिवेणता अभिमुखी लक्ष्य पर जो है निर्धारित करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। त्रिवेणता मतलब होता है स्किल में अपने परफेक्शन लाना, परफेक्शन को ही त्रिवेणता कहते हैं, यानी कि किसी भी अपने फील्ड में बहुत ज्यादा पकड़ बनाना। तो हम इसी प्रकार के लक्ष्य अगर अपनाएंगे तो ये इंटरनली मोटिवेट रखेगा हमको। उसके अलावा असफलता से बचने वाले, तो इसमें आपका जो है इंटरनल मोटिवेशन नहीं आएगा। असफलता स्वीकार्य, सफलता को कौन स्वीकार करना चाहता है, ये तो मूर्खता वाला ऑप्शन दे दिया ना इन्होंने। आत्म पराजित यानी कि खुद को ही हराने वाले लक्ष्य, जैसे कि इस तरह से कि आज मैंने जो है 20 प्रश्न सही किए हैं, अब मेरा टारगेट है कि मैं अगली बार 25 प्रश्न सॉल्व करूंगा, ये होता है खुद को हराने वाले लक्ष्य। तो ये भी जरूरी नहीं है, प्राइमरी कक्षाओं में जरूरी नहीं है, प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्य होने चाहिए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? फर्स्ट है आपका विभेदन यानी कि भेदभाव, दूसरा है मानकीकृत अनुदेश, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना और चौथा ऑप्शन है पृथक्करण और नामांकित करना। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे। शिवांगी जी आपका तो गलत हो गया, तब नहीं बताया सर जी को। अच्छा, गलत वाला कौन बताना चाहता है? सर तुक्का लगाया सही हो गया। अच्छा, चलिए, तुक्का लगाया सही हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तुक्के से कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो चीज सीख ली है। देखो विभेदन होगा, भेदभाव होगा, तो समावेशन कहाँ होगा? समावेशन का तो मतलब जोड़ना है, अलग करना तो है नहीं। मानकीकृत अनुदेश हो नहीं सकता, क्योंकि समावेशन में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो मानकीकृत मतलब एक जैसा अनुदेश सबके लिए काम नहीं करेगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करेंगे आप, तभी आपका समावेशन होगा, यही सही आंसर है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करते हैं, यानी कि सभी बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं, उनको सभी को स्वीकार कर रहे हैं आप, तभी समावेशन होता है, तभी समावेशी शिक्षा बनती है। पृथक्करण तो उल्टा हो गया आपका, हमें पृथक नहीं करना, हमें जोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, फर्स्ट है घर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, दूसरा है उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, तीसरा है समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में जाना चाहिए और चौथा है बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट में आंसर देंगे। चलिए, लाइक ठोको रे सभी, उर्मिला चौधरी, थैंक यू वेरी मच उर्मिला जी। चलो भाई लाइक ठोको सब फटाफट से। आप हमारा कमेंट्स नहीं पढ़े, सितारा अंसारी, आपका कमेंट क्या था? ऊपर चला गया होगा, शायद स्किप हो गया होगा। दोबारा कर दो, दोबारा कर दो कमेंट, जो भी आपका प्रश्न था।
देखो, एक बच्चे को आंशिक रूप से दिखाई देता है, यानी कि अल्प दृष्टि वाला बच्चा है, कम दिखाई देता है, तो घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे? नहीं। अलग संस्थान में भेजेंगे? नहीं। अलग में भेज देंगे तो समावेशी शिक्षा बुरा मान जाएगी। समावेशी प्रावधानों वाले नियमित स्कूल में भेजेंगे, यानी कि ऐसे स्कूल में भेजेंगे जो नॉर्मल हो, लेकिन वहाँ पे स्पेशल बच्चों के लिए ज़रूरतों का सारा सामान उपलब्ध हो या उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो यहाँ पे ये सही है। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले स्कूल में भेजेंगे तो वो उसके काम नहीं आएगा, है ना? ऐसे स्कूल में भेज देंगे जहाँ पर विशेष बच्चों के लिए कोई सुविधा ना हो, उनके लिए रैंप ना हो व्हीलचेयर वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए विज़ुअली आपके पास एड्स नहीं है, ये सामग्री नहीं है, तो वो वहाँ भेजना भी तो गलत है ना? तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन-सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? फर्स्ट है आपका कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, दूसरा है विचार मंथन पर बल देना, तीसरा है अभिसारी चिंतन पर बल देना और चौथा है असहमति के प्रति सहनशीलता। तो बताएँगे यहाँ पर कौन-सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए कमेंट में अपना आंसर देंगे। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, आई एम राइट। अमिल, बहुत बढ़िया। एनआईओएस डीएलएड वाले एग्ज़ाम दे पाएँगे कि नहीं? एग्ज़ाम तो दे पाएँगे, अगर आपने फॉर्म भर दिया है ना सीटेट का, तो एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी चिंता मत करो आप। बाद में आपका वैलिड नहीं होगा, लेकिन ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में तो नहीं होगा, बाकी जगह का भी नियम लागू हुआ नहीं है। देखो सृजनात्मकता में सहायक क्या होगा? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, ये आपका सृजनात्मकता के अंदर आएगा। विचार मंथन, यानी कि आपस में आप जो है डिस्कस कर रहे हैं, ये भी काम आएगा। अभिसारी चिंतन नहीं काम आएगा, अभिसारी चिंतन एक जगह अटक जाता है। असहमति के प्रति सहनशीलता, ये भी आपका आएगा, क्योंकि अगर सामने से कोई बच्चा, आपने कोई अपना विचार रखा, फिर दूसरा बच्चा ये कह रहा है कि ये विचार तो मैं नहीं मानता, ये विचार गलत है, तो आपको सहन करना पड़ेगा उसकी बात को भी, कि अगर उसने आपके विचार को नकारा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। तो अगर आप असहमति के प्रति सहनशीलता नहीं रखेंगे, तो फिर डिस्कशन आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना? तो इसलिए आपको सहनशीलता रखना भी ज़रूरी है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे पता है बहुत लोगों ने पहला ऑप्शन दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वर चिंतन यानी कि आत्म विभव वाला बच्चा जो आयोजित की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। दूसरा है बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना। और चौथा, तीसरा ऑप्शन है बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। चौथा है आपका सामान्य कक्षा में प्रतिकारी अध्यापक की मदद लेना। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑटिज्म से प्रश्न पूछा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। आत्म विभव वाला बच्चा ऑटिज्म होता है। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पे भी कोई बड़ा प्रश्न था नहीं, ये सिर्फ देखने में लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा है। ये पूछा है आपसे कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है या गलत है। तो भाई विशेष विद्यालय में भेजना गलत होता है, सीधी बात है ना। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना गलत होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि अलग स्कूल में नहीं भेजना, सेम स्कूल में, सामान्य स्कूल में सारे बच्चों को पढ़ाना है, बस बात खत्म होगी यहाँ से। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, फालतू की बातें। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। एक टीचर की हेल्प ले रहे हैं जिसको ऑटिज्म के बारे में पूरी नॉलेज है, स्पेसिफिक टीचर है वो ऑटिज्म का, उसकी हेल्प ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेने दो। कम शोर वाले वातावरण में पढ़ाएंगे, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं भटकेगा। और सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष निर्देश दे रहे हैं, लिखित सामग्री भी दे रहे हैं उसको, तो ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो गया, है ना। आंसर छांटना आसान था इसका, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने, फर्स्ट ऑप्शन है के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तीसरा है कि कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है पर सजा देनी चाहिए।
बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट में आंसर लिखेंगे। देखो, प्राथमिक कक्षा में कह लो या प्राथमिक कक्षा में ना भी कहो तब भी फर्क नहीं पड़ता। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए आप मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछना अच्छी चीज है। अगर बच्चे आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं इसका मतलब बच्चे सीख रहे हैं, सीधी बात है ना। हतोत्साहित नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे ये भी गलत है, सजा देंगे ये भी गलत है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके उन्हें उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखो। कारण है आपका अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं आजकल, अगर आपने देखा हो प्रीवियस पेपर। तो बताओ कौन से ऑप्शन सही होंगे इनमें से। मुश्किल तो नहीं है, आसान ही है प्रश्न तो। सर खाना बना रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, यही चीज तो आपको कामयाब करेगी, ये जुनून होना चाहिए। सर ये पीवाईक्यूज हैं, हाँ बिल्कुल, टाइटल में लिखा हुआ है, थंबनेल पे लिखा हुआ है, प्रीवियस पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक को याद करने के स्थान पर उनको करके सीखने पर, डिस्कशन करने पर, सामाजिक रूप से सीखने पर, क्रियाशील होने पर आप बल दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो ये तो सही है ए। और अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक होता है, ये बात भी सही है। बच्चा तभी सीखेगा जब एक्टिव होगा, और बच्चा समाज में ही सीखता है एक दूसरे के साथ। तो दोनों बातें सही हैं, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सर आपका फेस मेरे से मिलता है, सेम टू सेम मेरी मम्मी बोल रही थी। अम्मी को भी वीडियो दिखाते हैं, अच्छा। चलिए अपनी अम्मी को थैंक यू बोल देना। देखिए यहाँ पे बात करें तो एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है। फर्स्ट है खंड, दूसरा है अग्रवर्ती आयोजक, तीसरा है स्मृति सहायक, और चौथा है आपका संकल्पना मानचित्र। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे फटाफट से। सर ये क्लास आप 8 बजे लीजिए प्लीज। 8 बजे नहीं ले सकते, 8 बजे के लिए दूसरी क्लासेस हैं, और भी क्लासेस अभी आपकी होंगी, ठीक है। इस आई होप मेरा इस बार क्लियर हो जाए। बिल्कुल होगा, होप तो बिल्कुल पक्की रखो आप, गारंटी है सीटेट तो पास होगा, बस आप बातें मानते रहो जो मैं बता रहा हूँ। यह है आपका संकल्पना चित्रण। जब आप किसी चीज को समझाने के लिए, ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित रूप से बताने के लिए किसी चित्रण का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आलेखीय साधनों का। आलेख का मतलब होता है जो रेखाओं के द्वारा बनाया गया कोई भी चित्र हो, तो वो आपका संकल्पना मानचित्र कहलाता है, क्योंकि उससे संकल्पना समझ में आती है। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही तो चित्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उसको संकल्पना मानचित्र कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत। और ये प्रश्न आपका आना ही आना है। आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रश्न आता ही आता है, आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जिसमें आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रश्न आया हो। अभी तो लास्ट में 3-4 सालों से तो लगातार आ रहा है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रही है, क्योंकि उसके माता पिता उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलवाना का वादा किया है। दूसरा ऑप्शन है, रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है, क्योंकि उसके बाद माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। तीसरा है, रमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। चौथा ऑप्शन है, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है, क्योंकि नई जानकारी लेने में उसे रुचि है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाए। वही जिसमें खुद को रुचि हो वही आंतरिक अभिप्रेरणा है, दूसरे की वजह से कुछ पाने के लिए करना वो बाह्य अभिप्रेरणा है। तो घड़ी दिलाने के लिए वादा किया है इसलिए पढ़ रहे हो, तो आंतरिक नहीं होगी। टीवी देखने के लिए पढ़ रहे हो,
तो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी। और अपना नाम ऊपर लाकर अध्यापिका से प्रशंसा पाना है, तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होगी, दूसरों की नजर में आने के लिए कर रहे हो। परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत से जानकारी इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि उसको मजा आता है जानकारी इकट्ठा करने में, तो उसकी खुद की रुचि है, यहाँ पे कोई जोर नहीं डाल रहा है। यही आंतरिक अभिप्रेरणा होगी आपकी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? फर्स्ट है छात्रों को अधिगम की प्रभावी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। दूसरा है छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना। तीसरा है छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। चौथा ऑप्शन है कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? यहाँ कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। सर कल कितने बजे क्लास है? कल एक क्लास आपकी 3 बजे है, दूसरी 5 बजे है, और तीसरी आपकी 7 बजे है। साइंस कहाँ से पढ़े सर? साइंस भी एनसीईआरटी से पढ़ो भाई, एनसीईआरटी से बेहतर कोई चीज नहीं है। देखो यहाँ पे पूछा है आपसे, छात्रों की चिंता का सामना करने में कौन सी विधि सहायता नहीं देगी? एक दूसरे से तुलना करना, आई थिंक फोर्थ ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं एक बार। छात्रों को अधिगम की प्रभावी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ये तो पॉजिटिव हो गया। लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में, ये भी सही है, क्योंकि मतलब छोटे टाइम में हम टारगेट बनाते हैं, एक बड़ा टारगेट की बजाय छोटे छोटे टारगेट बना के काम करते हैं, तो ये भी सही होता है। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, मतलब हमें चिंता क्यों हो रही है उसका कारण पता लगा के उसको ठीक कर लो, ये भी सही है। तो यहाँ पे छात्रों को एक दूसरे से तुलना करना ही आपका सही आंसर होगा। नेगेटिव पूछा था आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। दूसरा है अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। तीसरा है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले प्रश्न देना। और चौथा ऑप्शन है त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। सर पोल वाला करा दीजिए। पोल कैसे लगाते हैं? मुझे तो लगाना ही नहीं आता। जैसे कमेंट में आप पोल की बात कर रहे हो ना, कमेंट में जो पोल दे सकते हैं उसको कह रहे हो आप? पता नहीं मेरे को, तो वो टेक्निकल चीज है शायद, कुछ मुझे पता नहीं उसको कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि वो त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है टीचर, तो इसके पीछे उसका उद्देश्य ये है कि त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे विद्यार्थियों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, उसको ये पता चलेगा कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? फर्स्ट है आपका परीक्षा के लिए पढ़ना, दूसरा है स्मरण आधारित शिक्षा, तीसरा है वेदन और अभ्यास, और चौथा ऑप्शन है संप्रत्ययी समझ। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में आंसर देंगे। मैथ भी पढ़ाइए, मैथ भी पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं मैथ को। खाना बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और घर वालों से गाली सुन रहे हैं। अनुराधा पांडे गाली सुन रहे हैं, ये तो गलत बात है। चलो कोई नहीं, आप देखते रहो, आपके काम आएगा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी कहती है संप्रत्याय समझ के लिए, कि कॉन्सेप्चुअल समझ बननी चाहिए आपकी बच्चे की, उसको अर्थपूर्ण तरीके से समझ आना चाहिए। परीक्षा में पास होगा या नहीं होगा इस पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता, मेन बात होती है कि उसको समझ आ जाए चीजें, ठीक है, सीखने पर बल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए प्रश्न है आपका, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करेंगे? फर्स्ट है व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, या पुनरावृत यंत्रवत अभ्यास द्वारा, या फिर जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं,
और चौथा ऑप्शन है कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर देंगे। सर आज का 5 बजे वाला क्लास हुआ है। अरे 5 बजे वाला ही चल रहा है अभी तक। ये 5 बजे ही स्टार्ट हुआ था क्लास, वही क्लास चल रहा है अभी। हाँ, सी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ज्यादातर लोगों का, देखते हैं। सही दे रहे हैं आप आंसर, बहुत बढ़िया। जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेंगे तो सबसे अधिक अर्थपूर्ण तरीके से सीखेंगे। इसमें नो डाउट है, ये तो हम हमेशा से डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट हो जाए। अगला प्रश्न है, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देने को बढ़ावा देने की एक विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है यंत्रवत अधिगम, दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, तीसरा है अन्वेषित अधिगम और चौथा है निर्देशात्मक अधिगम। बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। सर 2015 का सीडीपी क्वेश्चन बैंक है, इसी में इंक्लूड कर देंगे आपका। 2015 का भी तो इसी में ही आ जाएगा आपका। अभी तो ये 2023 के चल रहे हैं आई थिंक अभी तक तो। देखो यहाँ पे बात करें तो आपका आंसर राइट हो जाता है अन्वेषण वाला। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना, ये किस विधि के अंदर आएगा? अन्वेषित विधि के अंदर आएगा। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना या नई जानकारी को ढूंढना। तो जब आप उनको सुविधाएं देंगे तभी वो अन्वेषण कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे आगे। तो अन्वेषण विधि है ये, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, बहुत लंबी क्लास रही आज की, लेकिन मजा बहुत आया है, सीखने को मिला है। यहीं पे क्लास को फिनिश करते हैं, और किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं सब लोग, और जो लोग नए हैं तो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, इसकी पीडीएफ भी इसी पर डाल दूंगा मैं। हमारा ऐप है ये, SA टीचर अकेडमी, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और ऐप डाउनलोड करके इसको लॉग इन कर लो। ये आपके बहुत काम आएगा, आगे फ्यूचर में भी लंबा काम आएगा आपके जॉब तक। इस पे ही सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, कंटेंट, ठीक है। तो इसको कर लेना, और नोट्स तो सब लोग ले लेना भाई, नोट्स पे बिल्कुल भी नो कॉम्प्रोमाइज। नोट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है आपके लिए, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। नोट्स में से पूरा पेपर छपा हुआ मिलेगा, ये बात आप मान लो। तो जल्दी जाओ इस पे और नोट्स खरीद लो। और अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। चलिए, और ये वीडियो देख लेना जो भी नए बच्चे हैं, सीटेट की तैयारी कैसे करें, और ये वीडियो देख लेना, सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कैसे करें। सर्च कर लेना यूट्यूब पे, ठीक है। टैगवर्ड्स की वीडियो कब आएगी सर? टैगवर्ड की आएगी 3-4 दिन बाद करेंगे, पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सर आप ऑल क्लास लेते हो सीटेट की? हाँ हरिराम जी, आपको पूरी तैयारी यहीं पे हो जाएगी। आप ऐसे ही रहने दीजिए, नहीं तो सर आप परेशान हो जाएंगे। हो जाएंगे सर। और कुछ पूछना है किसी को? अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सर जी सर, हाँ बिल्कुल, हम श्योर में ही लाइक, शुरू में ही लाइक कर देते हैं। अच्छा, चलिए थैंक यू। आज मेरी तबीयत खराब हो गई है अब्दुल जी। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, हमारी भी तबीयत खराब होती है, कितनी बार होती है, कुछ ना कुछ तो लाइफ में चीजें होती रहती हैं। अब कब क्लास चलेगा सर? अब तो देखता हूँ, अगर रात को कोई क्लास कर पाए तो, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। बाकी कल ही होगी क्लास, अगर कुछ लगा मुझे इम्पोर्टेंट अभी आने के लिए तो आ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। या अलग से बीएड एंट्रेंस का क्लास लेना पड़ेगा? बीएड एंट्रेंस में कुछ सब्जेक्ट अलग होते हैं, बाकी पेडागोजी वगैरह के लिए तो आप सीटेट की क्लासेस देख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेस्ट टीचर हो, थैंक यू वेरी मच। बीएस टेट की तैयारी करवाइए, जिसमें इंग्लिश की क्लास जरूर करवाइए। अच्छा, चलो देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो करवा देंगे, क्योंकि अभी तो सीटेट का ही कंटेंट बहुत सारा है।
लाइक कर दो वीडियो, अभी तक नहीं की काफी लोगों ने। चलो ठीक है, आई थिंक और कुछ तो डाउट नहीं बचा, सब कुछ हो चुका है। मेरा बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाता है आपकी क्लास देखकर। बिल्कुल डाउट क्लियर करने के लिए तो खड़े हैं यहाँ पर। मेरा तो यही मानना है, देखो यहाँ पे आप लोग टाइम दे रहे हो तो आपको कुछ अच्छी चीजें दी जाए, यहाँ पे आप सीख के ही जाओगे यहाँ से। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ भी आए और पढ़ा के चले गए। बिल्कुल, अगर हम कम चीजें सीखेंगे लेकिन बेहतर सीखेंगे, जो पूरी लाइफ में काम आए आपके। आप रोज क्लास कराते हो क्या? हाँ रिया जी, रोज क्लास होती है, आपकी डेली क्लास होती है। बहुत सारे नए बच्चे हैं आजकल, इसीलिए मैं थोड़ा बेसिक में जा भी रहा हूँ, क्योंकि अब तो नए नए बच्चे आएंगे ही, अब सीटेट पास आ रहा है तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं साथ में, टेंशन मत लो, आपका सीटेट पास होगा, गारंटी से होगा। बस आप साथ में जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। एनआईएस का क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, एनआईएस का अब कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो जिन्होंने 18 महीने का डिलेट किया था, उनसे मैं यही कहूंगा, एडवाइस यही है कि अब आप जो है किसी कोर्स में एडमिशन ले लो फटाफट से, बीएड में लो या डीएलएड 2 साल वाला होता है उसमें लो, कुछ भी नया कोर्स कर लो फटाफट से। ठीक है। मैथ की क्लास कब होता है? मैथ की क्लास ऐसे टाइम पे तो नहीं होता, उसकी मैराथन ही आएगी, उसमें ही आपको सारी चीजें करा देंगे। नोट्स चाहिए? नोट्स का मैंने आपको बता ही दिया है। नोट्स के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और ऐप ऐप में जाएंगे, ऐप में जाके वहां से नोट्स ले लेंगे आप। ठीक है। हिंदी के लिए क्या पढ़ें? हिंदी के लिए पेडागोजी की क्लास हमारी होती है हिंदी की, वही क्लास देखना आप, बाकी नोट्स पढ़ो। अलग से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, हिंदी के लिए भी सब कुछ नोट्स में से कवर हो जाएगा आपका। सलाम है आपकी मेहनत को, थैंक यू वेरी मच पिंकी जी। टाइम कितने से स्टार्ट होता है? एक तो शाम को 3 बजे क्लास स्टार्ट होती है, फिर नेक्स्ट क्लास 5 बजे स्टार्ट होती है। चलो ठीक है। बाकी जो भी अगर और भी कुछ बातें होंगी आपकी तो उसको कमेंट में लिख देना, कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।